नमस्कार बच्चों, मैं प्रोफेसर अंतिमा पांडे। आज हम कक्षा 8वीं की दूसरी पाठ वारिस कौन ये पढ़ेंगे। तो बच्चों आइए हम कक्षा 8वीं की का दूसरी पाठ वारिस कौन ये पाठ शुरू करते हैं। वारिस का मतलब होता है उत्तराधिकारी, यानी किसी भी घर को जो संभाले, घर की जो देखभाल करे उसे उत्तराधिकारी कहते हैं। इसकी लेखिका जो है वो है विभा रानी। आपका जन्म 1959 में मधुबनी बिहार में हुआ था। बहुआयामी प्रतिभा की धनी विभा रानी हिंदी व मैथिली की राष्ट्रीय स्तर की लेखिका हैं। आपने कहानी, गीत, अनुवाद, लोक साहित्य एवं नाट्य लेखन में प्रखरता से अपनी कलम चलाई है। आप समकालीन फिल्म, महिला व बाल विषयों पर लोकगीत और लोक साहित्य के क्षेत्र में निरंतर काम कर रही हैं। आपकी प्रमुख कृतियाँ जो हैं वो है चल खुसरो घर अपने, मिथिला की लोक कथाएँ, गोनू झा के किस्से, ये सब कहानी संग्रह है। अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो, ये नाटक है। समरथ कैन, द्विभाषी हिंदी अंग्रेजी का अनुवाद, बिल टेलर की डायरी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। गद्य संबंधी प्रस्तुत संवादात्मक कहानी के माध्यम से विभा रानी जी का कहना है कि हमें उत्तम फल प्राप्त करने के लिए समय और साधनों का सदुपयोग करना चाहिए। जो ऐसा करता है वही जीवन में सफल होता है, ऐसा विभा रानी जी का कहना है। हर एक व्यक्ति है, जो भी व्यक्ति हो, जो समय का सदुपयोग करता है उसे ही हमेशा सफलता मिलती है। इस कहानी के माध्यम से हमें यह पता चलेगा। तो आइए हम कहानी को आगे पढ़ते हैं। वारिस कौन, ये कहानी जो है ये एक संवादात्मक कहानी है। इसमें इस कहानी में एक राजा होता है जिसकी 4 बेटियां रहती हैं। राजा को बहुत चिंता होता है कि वह अपना राजपाट किसे सौंपे। तो वो एक दिन सोचते हैं, राजा ने सोचा कि चलो चारों बेटियों की बुद्धिमती की हम परीक्षा लें। जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होगा, जो सबसे ज़्यादा योग्य होगा, उसे ही अपना राजपाट सौंपेंगे, ऐसा वह फैसला करते हैं। और वह सोचने लगते हैं कि अंत में किस तरह से किस तरह से पता किया जाए कि हमारी चारों बेटियों में कौन सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है। उनको एक उपाय सूझता है एक दिन, और वो अपने चारों बेटियों को बुलाते हैं और सभी को 100-100 दाने गेहूं के दे देते हैं और कहते हैं कि तुम इसे संभाल कर रखो, मैं 5 साल बाद उन्हें वापस मांगूंगा, तब तुम मुझे वापस कर देना, ऐसा राजा अपने चारों बेटियों से कहते हैं। गेहूं के दानों को लेकर राजा की चारों बेटियां वहां से अपने अपने कमरे में लौट जाती हैं। बड़ी बहन जो थी, राजा की जो सबसे बड़ी बेटी थी, वह उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक देती है और सोचती है कि अगर 5 साल बाद पिताजी को तो इन गेहूं के दानों का याद भी नहीं रहेगा, और अगर बाई चांस इनको याद आया तो भंडार घर से लेकर दे दूंगी, बहुत सारा अनाज तो भंडार घर में पड़ा हुआ है, ऐसा वह सोचती है। और जो भी राजा ने गेहूं के दाने दिए होते हैं उनको वो खिड़की से बाहर फेंक देती है। और जो दूसरी बहन होती है, यानी राजा की जो दूसरी बेटी होती है, वह उन दानों को चांदी के एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकची में डाल देती है। संदूकची यानी बॉक्स, जो स्टील लोखंड का बॉक्स होता है उसमें, और सोचती है कि 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। और फिर तीसरी बहन जो होती है, यानी राजा की जो तीसरी लड़की होती है, तीसरी बेटी जो होती है उनकी, वह बस सोचती रहती है कि इन दानों का क्या करूं, आखिर पिताजी ने कुछ तो सोच समझ के ही हमें ये 100 दाने दिए होंगे ना, इन्हें ऐसे ही हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और चौथी जो जब
जो सबसे छोटी बेटी थी वो थोड़ी बच्ची थी, यानी उसका मानसिक विकास ठीक तरह से नहीं हुआ था, उसका उम्र भी बहुत कम था। इसके लिए उसे शरारतें करना भी बहुत पसंद था। उसे गेहूं के भुने दाने भी बहुत पसंद थे। उसने दानों को भुनवाकर खा डाला और खेल में मग्न हो गई। उससे जो चौथी बच्ची थी उनको पिता की बातों का उतना उसे ध्यान भी नहीं रहा और वह दानों को भुनवाकर उसे खा जाती है और फिर खेलने में मग्न हो जाती है। वो राजा अगर पिताजी उसके 5 साल बाद 100 दाने मांगेंगे तो वो क्या देगी, ऐसा वो उसके दिमाग में कुछ भी विचार आता ही नहीं है। तीसरी राजकुमारी जो थी उसे इस बात पर यकीन था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही ये दाने नहीं दिए होंगे। इसके पीछे ज़रूर कोई उनका मकसद ज़रूर कोई कुछ होगा। पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह उन्हें सहेज कर रख देने की सोची, लेकिन वह ऐसा न कर सकी। 2-3 दिनों तक वह सोचती रही कि आखिर इन गेहूं के दानों का वह क्या करे। फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली ज़मीन में वे दाने बो दिए। समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से बो दिए। इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। जो तीसरी राजकुमारी थी वो उन गेहूं के दानों को बो देती है और इस तरह से उसके फिर फसल तैयार होता है। फिर से वापस जितना फसल तैयार होता है, जितना दाना निकलता है, उन दानों को वापस से वो बो देती है। ऐसे ऐसे करके 5 साल में उसके पास बहुत सारे अनाज इकट्ठे हो गए। 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूं के 100-100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना। कहाँ है वे दाने? राजा 5 साल के बाद आते हैं और फिर से वापस से अपने चारों बेटियों से उन गेहूं के 100-100 दाने को मांगते हैं। तो बड़ी राजकुमारी जो होती है वह भंडार घर से गेहूं के दाने ले आती है और राजा को दे देती है। जब राजा ने उससे पूछा कि ये कहाँ क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? जब राजा अपनी बड़ी बेटी से कहते हैं तो वो दानों को लाती है और दे देती है। तो राजा आपस से उनसे पूछते हैं, क्या ये वही गेहूं के दाने हैं जो मैंने तुम्हें 5 साल पहले दिए थे? पहले तो राजकुमारी ने हाँ कर दिया, मगर राजा ने फिर कड़क कर पूछा। तब उसने सच्ची बात बता दी कि मैंने आपके दिए हुए उन गेहूं के दानों को बाहर खिड़की से फेंक दिया था। राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ हैं? तब दूसरी राजकुमारी अपनी संदूकची में से मखमल के खोल वाली डिब्बी उठा लाई जिसमें उसने गेहूं के दाने सहेज कर रखे थे। राजा ने उसे खोलकर देखा तो दाने सड़ गए थे। तीसरी राजकुमारी से पूछा, तुमने क्या किया उन दानों का? तब तीसरी राजकुमारी ने जवाब दिया कि मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहाँ आपको कल ले चलूँगी। ऐसा वो तीसरी राजकुमारी अपने पिता यानी राजा से बोलती है। अब राजा चौथी राजकुमारी से पूछते हैं तो उसने बड़ी बेपरवाही से जवाब दिया, उन दानों की कोई कीमत है पिताजी? वैसे तो ढेरों दाने भंडार में पड़े हैं। आप तो जानते हैं ना, मुझे गेहूं के भुने दाने बहुत अच्छे लगते हैं, सो मैं उन्हें भुनवाकर खा गई। आप भी पिताजी किन किन चक्करों में पड़ जाते हैं? सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। चारों में से अब उसे केवल तीसरी बेटी से ही थोड़ी उम्मीद थी। इस तरह से राजा की बड़ी बेटी और दूसरी नंबर बेटी और चौथी नंबर बेटी जो अपने पिता के प्रश्नों का उत्तर देती है, तो उन सब की बातें सुनकर राजा को बहुत निराशा होती है कि लगता है कोई भी मेरे उत्तराधिकारी बनने के लायक नहीं है। लेकिन
अभी तीसरी बेटी जो थी उनकी उन्होंने पूरा सही उत्तर नहीं दिया था कि हाँ दाने कहाँ है, क्या किए उस दानों का। इसके लिए थोड़ी बहुत जो आशा राजा को बची थी वो अपनी तीसरी पुत्री से ही बची थी। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊं कि गेहूं के वे दाने कहाँ हैं। राजा रथ पर सवार हो गया था। रथ महल नगर पार करके खेत की तरफ बढ़ चला। राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रख छोड़े हैं तुमने वे 100 दाने? इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर लगवाओगी? तब तक रथ एक बड़े हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। राजा ने देखा, सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। उसकी बालियां हवा में झूम रही थी, जैसे राजा को कोई खुशी भरी गीत सुना रही हो। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, ये हैं वे 100 दाने जो आज लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने हैं। मैंने उन 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब मैं निश्चिंत हो गया। तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। जब राजा को तीसरी पुत्री के द्वारा यानी अपनी तीसरी लड़की के द्वारा गेहूं के उन 100 दानों के रूप में इतने अधिक देखने को मिलते हैं, गेहूं के खेत में इतने अधिक फसल दिखाई देते हैं, तो राजा को बहुत खुशी होती है कि उनकी बेटियों में कोई तो है जो कि उनका राज्य संभालने के योग्य है। यानी वो निश्चिंत रूप से अपना सब कुछ अपनी तीसरी बेटी के ऊपर सौंप सकते हैं। यानी जो उनके न रहने पर वो उनके राज्य की देखभाल अच्छे से कर सकती है। इसके लिए राजा बहुत खुश होते हैं और अपने राज्य का उत्तराधिकारी अपनी तीसरी बेटी को मानते हैं। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कोई भी छोटी चीज़ हो उसे छोटा नहीं बल्कि उसको किस तरह से हमें अपने लिए व दूसरों के लिए उसका उपयोग करना चाहिए या सोचना चाहिए, और समय का हमें सदुपयोग करना चाहिए। कोई भी चीज़ बड़ी या छोटी नहीं होती, क्योंकि जिस तरह से राजा की अन्य तीनों पुत्रियों ने उन गेहूं के दानों को एक मामूली दाना समझकर इधर उधर फेंक दिया, कोई भुना कर खा गई तो कोई एकदम चांदी के डिब्बे में सहेज कर रख देती है, तो इस तरह से वो अयोग्य साबित होती हैं राजा की नज़रों में। और राजा की जो तीसरी बेटी होती है वो उन दानों का सही उपयोग करके उसे अनेक लाखों दानों में परिवर्तित कर देती है, तो वो राजा की नज़रों में योग्य साबित होती है। इसके लिए हमेशा कोई भी कदम हमें जो भी उठाना चाहिए वो सोच समझ कर उठाना चाहिए, क्योंकि तभी कोई भी कदम उठाया हुआ हम सफलता प्राप्त करवाता है। क्योंकि हमें जो भी अगर हम बिना सोचे समझे कोई कदम उठाते हैं तो उससे हमें हमेशा असफलता ही मिलती है। यह पाठ समाप्त हुई। अब हम अगले पाठ में मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों।